हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षाएं आ रही हैं और डरने की बात नहीं है। चिंता मत करो, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ाई करो, वीडियोस देखो। विषय से बाहर कुछ नहीं आएगा, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा। मींस आपकी जो बिहार पुस्तक है, एनसीईआरटी वाली जो बुक्स पढ़ते हैं उनकी एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। बिहार बोर्ड के लिए यदि हम बात करें तो बिहार बोर्ड से बाहर कुछ नहीं आता है, वही आएगा जो आपके सिलेबस में। तो डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलो, तो आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए आपकी दिगंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 8। नाम है ऊषा। लिखा है शमशेर बहादुर सिंह जी ने, जिसको उन्होंने बड़े ही प्यारे ढंग से लिखा है। प्यारा मैंने क्यों कहा? क्योंकि ऊषा, ऊषा शब्द सुनते ही ऐसा लग जाता है कि हाँ, सूर्योदय से पहले का जो समय होता है, या सूर्योदय से पहले जो आकाश में चारों तरफ लालिमा छा जाती है, लाली छा जाती है, उसी को ऊषा कहा गया है। और इसी का वर्णन शमशेर बहादुर सिंह जी ने किया है। हंसता हुआ ये मुस्कुराता हुआ चेहरा हिंदी साहित्य में अपनी एक अनोखी पहचान बनाता है, अनोखी पहचान बनाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं जीवन परिचय के बारे में। कवि शमशेर बहादुर सिंह, लेखक और परिचय। जन्म 13 जनवरी 1911। कब हुआ था बेटा? 13 जनवरी सन 1911। मृत्यु 1993। जन्म स्थान देहरादून, उत्तराखंड। माता पिता प्रभुदेई और तारीफ सिंह। शिक्षा 1928 में हाई स्कूल, 1931 में इंटर, 1933 में बीए, 1938 में एमए। कृतियां चुका भी नहीं हूं मैं 1975, इतने पास अपने 1980, उदिता 1980, बात बोलेगी 1981, काल तुझसे होड़ है मेरी 1982। ये जो सन दिए हैं, ये किसके दिए हैं? ये दिए हैं कि किस वर्ष इनकी ये रचनाएं प्रकाशित हुई, उनके ये डेट और ईयर दिए रहे। ठीक है बेटा, अब देखो, अब ध्यान से सुनो कि ऊषा कविता में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ऊषा कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय से पहले का जो वातावरण होता है, जो माहौल होता है, जो बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा माहौल होता है, प्रकृति में चारों तरफ शांत, ऐसा लगता है माहौल शांत है, वातावरण स्वच्छ है, ठंडी ठंडी हवा है और आकाश ऐसा लगता है कि अब रात का जो अंधकार था वो छटने लगा है और ऑरेंज या रेडिश या लाल लाल सा कुछ दिखाई जाता है, अर्थात लालिमा छाने लगती है। क्यों? क्योंकि भोर अर्थात सूर्य का उदय होने वाला है, उसी का वर्णन किया है। प्रसिद्ध कविता ऊषा बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। ये एनसीईआरटी में भी शामिल है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा ना, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा, बिहार बोर्ड से बाहर कुछ नहीं आएगा। अर्थात शमशेर बहादुर सिंह जी की जो कविता है ऊषा, वो बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, जिसमें कवि ने भोर की सुंदरता का व्याख्यान करते हुए कहा है कि भोर का जो आकाश है वह शंख की तरह नीला है। बादलों से घिरा हुआ नीला आकाश भोर में शंख के समान दिखाई दे रहा है। आंगन में जो मिट्टी का चूल्हा है वह अभी गीला है। किस तरह से? जैसे सुबह उठते ही गांव का वातावरण किया है। सबसे पहले आप ये याद रखो कि ऊषा कविता में ग्रामीण जीवन का चरित्र चित्रण किया है, वर्णन किया है कि गांव में सुबह से ही, सूर्योदय से पहले सब जाग जाते हैं। खास तौर से गृहिणियां, घर की जो महिलाएं हैं, वो जागकर चौके को या चूल्हे को पहले लीपेंगी, पोतेंगी और बहुत अच्छे से तब जाकर वो दिन की शुरुआत होती है। तो कैसा लग रहा है? आंगन में जो मिट्टी का चूल्हा है वह अभी गीला है, अर्थात जो प्रकृति में ओस की बूंदें गिरती हैं सुबह सुबह, तो ऐसी ठंडक सी दिखाई देती है ना। भोर के समय जो आकाश में अंधकार होता है वो काली सिल के समान होता है। अब भोर के समय ऐसा काला काला सा दिखाई देता है ना कि हाँ, सुबह होती जा रही है, अंधकार छटता जा रहा है, तो वो कैसा नजर आता है? काली सिल के समान। जैसे काली सिल होती है ना, सिल, सिल जानते हो, सिल और बट्टा होता है जिसपे मसाला पीसा जाता है, उस सिल के समान है जिस पर मसाला पीसा जाता है। जब सूर्य की पहली किरण आकाश में फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस पर लाल केसर फैला दिया हो और अंधेरा लाल केसर सूर्य की लालिमा भरे प्रकाश से धुल गया हो।
जैसे स्लेट को किसी ने लाल चौक से रंग दिया हो और जब सूर्य नीले आकाश में निकलता है। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है, अब आपने क्या स्लेट बत्ती से पढ़ाई की है? इस तरह की स्लेट जो हमें अपना बचपना याद आ गया, जब हम स्लेट से बत्ती में लिखते थे, बत्ती से स्लेट में लिखते थे और बहुत ही सुंदर तरीके से हम यहाँ पर ही आ लिखना सीखे स्लेट में। तो स्लेट जो पत्थर की होती है, पत्थर की आती थी काली काले कलर की, उसका भी वर्णन किया है कि काली सिल के समान होता है जिस पर मसाला पीसा जाता है। जब सूर्य की पहली किरण आकाश में फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस पर लाल केसर फैला दिया हो। वहीं पर यदि हम सिल और बट्टे की बात करें तो ये इस तरह की हो जाती है हमारी सिल, अर्थात इस पे कुछ इस तरह के ऐसे गड्ढे होते हैं ताकि मसाला उसमें अच्छे से पीसा जा सके, गड्ढे होते हैं पूरे में। ठीक है, और उसी के छोटा सा ऐसा बट्टा होता है, इसमें भी नीचे की तरफ गड्ढे होते हैं, इसको पकड़कर मसाला पीसा जाता है। तो उन्होंने आकाश की तुलना कैसे की है? सिल के समय और सिल के समान, और सिल पे जिस तरह से मसाला पीसा जाता है और वो लाल लाल दिखाई देता है, तो आकाश भी काला काला है और उस पर जो सूर्य की किरणें आने वाली हैं, सूर्योदय होने वाला है, वो लालिमा छाई हुई है। तो ऐसा लगता है जैसे काली सिल पर लाल मसाला पीसा जा रहा हो। ठीक है, जब सूर्य की पहली किरण आकाश में फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस पर लाल केसर फैला दिया हो। अंधेरा लाल केसर सूर्य की लालिमा भरे प्रकाश से धुल गया हो, जैसे स्लेट को किसी ने लाल चौक से रंग दिया हो जब सूर्य नीले आकाश में निकलता है। तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्लेट पर भी नीले उससे कुछ लिख दिया हो। ऐसा लगता है जैसे किसी नील जल से कोई गोरी सुंदर स्त्री बाहर आ रही। अब यहां पर सोचो, सूर्य क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? हम क्या कहते हैं, सूरज निकल रहा है या सूरज निकल रही है? क्या कहते हैं? सूरज निकल रहा है। जब कभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आपको प्रॉब्लम आए या आपको समझ में ना आए कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो आप वाक्य बनाकर देखना। ठीक है, जब वाक्य बनाकर देखोगे तो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि सूरज निकल रहा है मतलब पुल्लिंग, तो सूर्य क्या है, पुल्लिंग। लेकिन यहां पर कवि ने सूरज को स्त्रीलिंग के रूप में रख दिया है। इसीलिए कहा जाता है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की जो कल्पना है वो बहुत ऊंची होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी नील जल से कोई गोरी सुंदर स्त्री बाहर आ रही हो, फिर सूर्य पूरी तरह उदित हो जाता है और उषा का जादू टूट जाता है। अब जैसे ये पानी है, ठीक है, पानी को किस कलर से दर्शाया जाता है? मान लीजिए नीले कलर से दर्शाया जाता है। यदि हम देखें तो इस तरह से ये पानी है। ठीक है, अब पानी पर जब सूर्य की उगते हुए सूरज की किरणें जब पड़ेंगी तो यहां पर हम चलते हैं सूरज की किरण की ओर। अब सूरज उग रहा है, ठीक है, उगता जा रहा है और उसकी किरणें बस आने ही वाली हैं, इस तरह से हो रही हैं और उसी की जो शैडो है या परछाई है वो इस तरह से सूर्य पर पड़ रही है। तो जब सूर्य पर उसकी परछाई पड़ेगी, मतलब बादल, मतलब जो सूर्य की किरणें हैं वो पानी में पड़ेंगी, तो उसको कैसा कहा है? ऐसा कहा है जैसे कोई गोरी स्त्री अपने आप को दर्पण में निहार रही हो। अर्थात सूर्य को उन्होंने स्त्रीलिंग बना दिया। कवि की कल्पना देखिए आप, ऐसा लगता है किसी नील जल से कोई गोरी स्त्री बाहर आ रही हो, फिर सूर्य पूरी तरह से उदित हो जाता है और जो उषा है उसका जादू टूट जाता है। ठीक, अब पढ़ते हैं हम कविता। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2 की उषा कविता से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि भोर का जो आकाश है वह शंख की तरह नीला है। जो भोर है, जो प्रातः काल है, उसका आकाश नीला है। बादलों से घिरा हुआ नीला आकाश भोर में शंख के समान दिखाई दे रहा है। आंगन में जो मिट्टी का चूल्हा है वह अभी गीला है और वो राख से लिपा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे वो राख से लिपा हुआ चौका हो जो कि अभी गीला है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली सिल, अभी हमने देखा था ना कि सिल रहती है, ठीक है, सिल रहती है इस तरह से
और उस पर मसाला पीसा जाता है। वो अभी हमने सिल आपको बताई थी ना, आपने भी देखा होगा। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। ऐसा लग रहा है कि या तो सिल पर लाल मसाला पीसा जा रहा है या फिर किसी ने स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी से कुछ लिख दिया हो। अर्थात जो काला काला मौसम था, मौसम का मतलब जो आकाश था वो थोड़ा काला काला सा नजर आता है, और जैसे ही भोर, अंधकार के कारण भोर होने वाली है तो उस पर लालिमा छा जाती है। ठीक। प्रस्तुत पंक्तियां दिगंत भाग 2 की उषा कविता से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि भोर के समय जो आकाश में अंधकार होता है उसकी काली सिल से तुलना की गई है जिस पर मसाला पीसा जाता है। ठीक है। वह सूर्य के प्रकाश अर्थात जब सूर्य की पहली किरण आकाश में फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस पर लाल केसर फैला दिया हो और अंधेरा लाल केसर सूर्य की लालिमा भरे प्रकाश से धुल गया हो, जैसे स्लेट पर किसी ने लाल चौक से रंग दिया हो। समझ में आया कि यही बहुत मतलब उषा, समझ में आया। यहां पर देखो लिखा है ना, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। ऐसा लग रहा है जैसे लाल केसर हो सिल पर, ऐसा लग रहा है जैसे स्लेट पर लाल खड़िया चौक से किसी ने कुछ लिख दिया हो। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अर्थात अब सूर्योदय हो रहा है, धीरे धीरे सूर्य का आगमन हो रहा है, और जो नीला नीला जल है, जल को कैसे कलर से दिखाया जाता है? नीले कलर से। तो नीला जल हमेशा इस तरह से हिलता रहता है और सूर्योदय हो रहा है। तो उसको कवि ने क्या कहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई गौर वर्ण स्त्री सुबह नहा धोकर आई हो और अपने आप को निहार रही हो। ठीक है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अभी तक काला काला था, अभी तक थोड़ी सी लालिमा छाई हुई थी, लेकिन अब सूर्योदय हो रहा है, और जो उषा का जादू है, जो लाल खड़िया के जैसा दिखाई दे रहा था, अब वो जादू टूट रहा है क्योंकि सूर्योदय हो रहा है। ठीक है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि सूर्य नीले आकाश में निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे नील जल से कोई गोरी सुंदर स्त्री बाहर आ रही हो, और फिर सूर्य पूरी तरह उदित हो जाता है और उषा का जादू टूट जाता है। ठीक है। अब हम चलते हैं इसी कविता के प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रातः काल का नभ कैसा था? प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। तो प्रातः काल का नभ पवित्र, निर्मल और उज्जवल था। उसका रंग अत्यधिक नीला था और वह शंख जैसा प्रतीत हो रहा था। उस समय नभ देखने में ऐसा लग रहा था जैसे लीपा हुआ चौका हो। पूरब से बिखरी सूर्योदय के पहले की लालिमा के कारण नभ ऐसा लग रहा था मानो किसी ने काली सिल को लाल केसर से धो दिया हो। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। आप ये भी कह सकते हैं कि प्रातः काल का नभ शंख के समान नीला था और ऐसा लग रहा था किसी ने काली सिल पर जरा सा केसर मल दिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया से कुछ लिख दिया हो। तो कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने उषा कविता के माध्यम से ग्रामीण जीवन का शब्द चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया है। शब्द चित्र है ये, क्योंकि शब्दों के माध्यम से चित्र दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। जब हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमारे समक्ष चित्र चल रहे हो। ठीक। अगला प्रश्न है, राख से लीपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है? राख से लीपा हुआ चौका अर्थात, तो इसके माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि प्रातःकालीन नभ पवित्र एवं निर्मल होता है। जिस प्रकार लीपने के तुरंत बाद गीले चौके में किसी को इसलिए नहीं चलने फिरने दिया जाता कि उससे चौके में पैरों के निशान पड़ जाएंगे। जब लीपा जाता है आंगन को, चौके को, चूल्हे के आसपास, तो उस पर गीले अरे अभी मत जाओ, गीला चौका पड़ा है, नहीं तो उसके पैरों के निशान आ जाएंगे। ठीक है। और वह पवित्र तथा निर्मल नहीं रह पाएगा। उसी प्रकार भोर के नभ में भी प्रातः की ओस के कारण गीलापन है और वह बिल्कुल पवित्र और निर्मल है। तो सुबह सुबह का जो दृश्य है, सुबह सुबह का जो चित्र है, जो गांव में आज भी सुबह सुबह चूल्हे के आसपास पोता जाता है, लीपा जाता है, उसके बाद ही चाय या कोई अन्य
वस्तु बनाई जाती है, खाने की व्यंजन बनाया जाता है। और ये भी सही, बिल्कुल कवि ने इतना सुंदर यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि जब चौके को लीपा जाता है तो उस पर चलने नहीं दिया जाता कि नहीं 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 निशान आ जाएंगे, अपवित्र हो जाएगा, लीपा है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भोर के नभ में प्रातः की ओस के कारण गीलापन है और बहुत स्वच्छ है, सुंदर है, पवित्र है। बिंब स्पष्ट कीजिए, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब बहुत काली सिल, काला है क्योंकि सूर्योदय नहीं हुआ है, आसमान में अंधकार है, अभी वातावरण में अंधकार छाया हुआ है। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होने वाला होता है, सूर्योदय हुआ नहीं है लेकिन सूर्योदय से पहले ही आकाश में लालिमा छा जाती है। उषा काल जिसको कहते हैं, उसी को उषा काल कहते हैं, सूर्योदय से पहले। उषा काल यदि किसे कहते हैं इस तरह से आ जाए तो आप कह सकते हैं प्रातः काल का वह दृश्य, अर्थात सूर्योदय से पूर्व का दृश्य ही उषा काल कहलाता है। ठीक है, यहां दो तरह का बिंब दिखाई पड़ता है। पहला जीवन का बिंब है जिसमें सुबह चौका लीपने के बाद गृहिणी सिलवट पर मसाला पीसती और केसर पीसने के बाद सिलवट धुल जाने के बाद भी उसमें थोड़ी देर तक लाली बनी रहती है। ठीक है, यहां पर अब मेरा नाम आ गया है इसलिए मुझे थोड़ा सा भाई हंसी तो आएगी ही। दूसरा यह है कि समस्त दिगंत सूर्य की लाली से भर गया है। पूरा जो वातावरण है वो सूर्य की लाली से भर गया है, जो लगता है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। आकाश की थोड़ी लालिमा ऐसी लगती है जैसे जिस समय सूर्योदय की शुरुआत हो गई हो। इसलिए कहा है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि धुल गई हो। उषा का जादू कैसा है? उषा को जादू क्यों कहा है? क्योंकि वो पलक झपकते ही समाप्त भी हो जाता है। उषा का उदय आकर्षक होता है। नीले गगन में फैलती प्रथम सफेद लाल प्रातः काल की किरणें हृदय को बरबस अपनी ओर आकृष्ट करती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं। उसका बरबस आकृष्ट करना ही जादू है। सूर्य उदित होती ही यह भव्य प्राकृतिक दृश्य सूर्य की तरुण किरणों से आहत हो जाता है, उसका सम्मोहन और प्रभाव नष्ट हो जाता है। ठीक है, लाल केसर और लाल खड़िया चाक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लाल केसर किसके लिए हुआ है और लाल खड़िया चौक किसके लिए हुआ है? तो लाल केसर सूर्योदय के समय आकाश की लालिमा, जो सूर्योदय के समय आकाश, कवि ने लाल केसर से तुलना की है सूर्योदय के समय आकाश की लालिमा की, और रात्रि की उन्होंने काली सिल से तुलना की है। काली सिलवट को लाल केसर से मलने पर सिलवट साफ हो जाता है। उस प्रकार सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है एवं आकाश में लालिमा छा जाती है। लाल खड़िया चाक उषा काल के लिए प्रयुक्त हुआ है। उषा काल में हल्के अंधकार के आवरण में मन का स्वरूप ऐसा लगता है मानो किसी ने स्लेट पर लाल खली घिस दी हो, अर्थात जो खड़िया मिट्टी रहती है ना उसको घिस दी हो किसी ने, खली भी कहते हैं। अब करना है हमें व्याख्या। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। प्रस्तुत पंक्तियां नई कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित हैं। उषा कविता किसके द्वारा? कैसे याद करना बेटा? उषा शमशेर। ठीक है, वहां षटकोण वाला शाह है, यहां शक्कर वाला शाह है, लेकिन है तो शाह, उषा शमशेर। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियां नई कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित हैं। कवि उषा का जादू उषा काल नभ की प्राकृतिक सुंदरता के रूप में वर्णन करते हैं। कवि को यह दृश्य बहुत मोहित करता है, परंतु उषा का जादू सौंदर्य, अर्थात जो उषा का जो सौंदर्य था, जो जादू था, वो सूर्योदय होते ही टूट जाता है, क्योंकि वो लालिमा धीरे धीरे उजाले में परिवर्तित हो जाती है। तब सूर्योदय का होना कवि के लिए उषा का जादू टूटना है। सूर्योदय के पूर्व तक ही आकाश की गोद में सौंदर्य के जादू का यह खेल चलता रहता है। सूर्योदय होने पर उससे निकले प्रकाश से सारा दृश्य बदल जाता है। यह उषा के जादू का टूटना है। ठीक है, व्याख्या करना है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। तो प्रस्तुत पंक्ति उषा कविता से ली गई है, इसके कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। ठीक है, अब कवि ने प्रातःकालीन उषा के सौंदर्य में अभिभूत होकर
मतलब प्रातःकालीन जो सौंदर्य है, प्रकृति का जो उषा काल के समय का जो वर्णन है, उसमें बहुत ही सुंदरता को यहाँ पर उन्होंने कविता के माध्यम से हम सभी के समक्ष व्यक्त किया है और साझा किया है। कवि ने प्रातःकालीन उषा के सौंदर्य में अभिभूत होकर, अपने आप को खोकर, उसे भिन्न भिन्न उपमानों की सहायता से प्रस्तुत किया है, चित्रित किया है। कवि सूर्योदय होने से पूर्व आकाश में सूर्य की लाली छिटकने पर कहते हैं, जैसे ही सूर्योदय से पहले सूर्य की लाली आ जाती है। ठीक है, सूर्य नहीं दिखता है लेकिन उसकी लालिमा तो छा जाती है, उसी को उषा काल कहते हैं। उस केस ऐसा लगा जैसे कि जो आकाश था मानो लाल केसर से धुल गया हो। उषाकालीन आकाश के प्राकृतिक सौंदर्य का भावपूर्ण चित्रण कवि ने किया है। कवि ने बड़ी ही सहज एवं सरल सुबोध भाषा का प्रयोग किया है। कवि की मुख्य चिंता उषाकालीन प्राकृतिक सौंदर्य उपमानों से है और ये केसर की बात की गई है। कवि की मुख्य चिंता उषाकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण है, इसलिए कवि उपमानों द्वारा बिंब की रचना करता है। इस तरह उषा का सौंदर्य और बढ़ जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, प्रातः नभ तुलना अब बहुत नीले शंख से क्यों की है? ये भी अच्छी बात है कि प्रातः काल का जो नभ, नभ मीन्स होता है आकाश, तो नीले शंख से क्यों की है? आकाश को तो उन्होंने कहीं काली सिल के समान बताया है, कहीं स्लेट के समान बताया है, कहीं स्लेट पर खड़िया से कुछ मल दिया हो, कहीं सिल पर कहीं मसाला पिसा हो। अब वहीं पर कहते हैं कि वो शंख से, तो प्रातः नभ की तुलना बहुत नीले शंख से की गई है क्योंकि कवि के अनुसार प्रातः कालीन आकाश या नभ गहरा नीला प्रतीत होता है। नीला, नीला, नीले रंग का, वह नीले शंख के समान पवित्र और उज्जवल है। नीला शंख पवित्रता का प्रतीक है। प्रातःकालीन नभ भी पवित्रता का प्रतीक है। लोग उषा काल में सूर्य नमस्कार करते हैं। शंख का प्रयोग भी पवित्र कार्यों में होता है, अतः यह तुलना युक्ति संगत है। सूर्य नमस्कार किया जाता है प्रातः काल में, है ना, सूर्योदय से पहले। और कहते क्या, ये सत्य है कि जब सूर्य नमस्कार किया जाता है या मेडिटेशन किया जाता है तो हम स्वस्थ रहते हैं, हष्टपुष्ट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, फिट रहते हैं। साथ ही साथ हमारा मानसिक और शारीरिक जो थकावट है वो भी कम हो जाती है। सूर्य के नमस्कार के लिए 12 आसन किए जाते हैं, जिसमें जैसे ओम सूर्याय नमः 1 2 3 ऐसे करके मैं करती हूँ। फिर ओम रविवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम भानु नमः, ओम तपेशाय नमः, ओम मार्तंडाय नमः, ओम सविताय नमः, ओम अंशुमाली नमः। ठीक है, इस तरह से सूर्य नमस्कार किया जाता है। तो ये तुलना जो की है उन्होंने वो बिल्कुल सही की है, क्योंकि जो शंख है वो भी पवित्रता का प्रतीक है और जो प्रातःकालीन आकाश है या वातावरण है वो भी पवित्र है, स्वच्छ है। नील जल में किसकी गौर देह हिल रही है? किसकी गौर देह हिल रही है? सूर्य की। नीले आकाश में सूर्य की प्रातःकालीन किरण झिलमिल झिलमिल कर रही है, मानो नीले जल में किसी गौरांगों का गौर शरीर हिल रहा हो। आशा करती हूं आपने कविता के भावार्थ को भी बहुत ध्यानपूर्वक सुना है, समझा है और इसके प्रश्नों को भी सुनकर समझ लिया है। और किसी भी तरह से अब जैसे शंख की तुलना क्यों की है, सिल की तुलना क्यों की है या स्लेट की तुलना क्यों की है प्रातः काल से, वो सब कुछ आप लिख सकते हैं कि आकाश में सूर्योदय से पहले जो लालिमा छाई रहती है वो काली सिल के समान लगती है और ऐसा लगता है लाल खड़िया मल दी हो किसी ने स्लेट पर। और नीले शंख की तरह इसलिए किया है उन्होंने तुलना क्योंकि प्रातः काल का जो आकाश रहता है वो डार्क नीला या गहरे नीले कलर का होता है और नीला शंख पवित्रता का प्रतीक है। शंख वैसे भी पवित्र कार्यों पर ही बजाया जाता है, तो आसमान भी पवित्र है, शंख भी पवित्र है। इस तरह से सूर्य जो तुलना की है कवि के द्वारा वो एकदम तर्क संगत है। समझ में आया? वेरी गुड, इसके लिए तालियां। बने रहना मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। लाती हूं एक और वीडियो। बाय, थैंक यू सो मच।